नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज सीबीआई की ओर से आयोजित सतर्कता और भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन की थीम सतर्क भारत समृद्ध भारत रखी गई है। बता दें कि सीबीआई हर साल 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाता है। पीएम मोदी 8 नवंबर को भावनगर के घोघा से अजीरा के बीच रोपैक्स सेवा का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया है कि रोपैक्स से शुरू होने के दोनों स्थानों के बीच की सड़क की 370 किलोमीटर की दूरी समुद्री मार्ग से 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। पीएम मोदी दीपावली की सौगात देने 12 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जा सकते हैं। इस दौरान वो 400 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा करीब 500 करोड़ की परियोजनाओं के शिलान्यास की भी तैयारी। आरबीआई ने मोरेटोरियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आरबीआई ने बताया है कि केंद्र सरकार कोरोना के मद्देनजर 6 महीने का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर अनुग्रह राशि कर्जदारों के ऋण खातों में जमा करेगी। उद्योगों को उभारने और युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार दूसरा राहत पैकेज ला सकती है। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार दूसरे प्रोत्साहन पैकेज पर काम कर रही है और जमीनी स्तर पर स्थिति की निगरानी कर रही है। हिमाचल प्रदेश में आज से स्कूलों और कॉलेजों में नियमित कक्षाएं लगना शुरू हो गई हैं। स्कूलों में 9वीं से 12वीं और कॉलेजों में सभी विद्यार्थियों की कक्षाएं लगेंगी। कोचिंग संस्थानों के ताले भी खुल जाएंगे। अभिभावकों के सहमति पत्र पर ही छात्रों को प्रवेश मिलेगा। दिल्ली के हिंदूराव, कस्तूरबा गांधी और राजन बाबू टीबी अस्पताल की सभी नर्सों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें 3 माह से वेतन नहीं मिला है, जबकि बकाया वेतन को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई है। लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आज से अडानी ग्रुप के हाथों में चला गया है। अब इस एयरपोर्ट के विकास, प्रबंधन और वित्तीय मामलों के फैसले अडानी ग्रुप करेगा। अडानी समूह को 50 सालों के लिए एयरपोर्ट की कमान सौंपी गई है। विमानन कंपनी एयर इंडिया ने दिल्ली से टोक्यो के लिए अपने शेड्यूल की घोषणा की है। इसके अनुसार एयर इंडिया की उड़ानें 2 नवंबर से 28 दिसंबर तक दिल्ली से टोक्यो जाएंगी। वहीं टोक्यो से दिल्ली के लिए शेड्यूल 4 नवंबर से 30 दिसंबर तक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार से Z+ सुरक्षा कवर वापस लेने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति पर खतरे की आशंका का आकलन और समीक्षा करना और इस पर फैसला लेना राज्य सरकार का काम है। झारखंड की दुमका सुरक्षित और बेरमो विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है। अब 3 नवंबर को दोनों सीटों के लिए मतदान होगा। बता दें कि विधानसभा उपचुनाव 3 नवंबर को होना है। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्य रूप से भाजपा और झाझमो के नेताओं ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की। हरियाणा के बड़ौदा विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान समाप्त हो गया है। जहां भाजपा ने मतदाताओं को विकास के मुद्दे पर लुभाने की कोशिश की, वहीं कांग्रेस ने सत्ताधारी दल पर ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा खेलों के केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई खिलाड़ियों ने अपनी उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित किया है। बता दें कि हरियाणा अगले साल खेलो भारत युवा खेलों के 4थे संस्करण की मेजबानी करेगा। अखिलेश यादव ने भाजपा पर यूपी उपचुनाव में मतदाताओं को भयभीत करने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की लोकतंत्र और लोक मर्यादा के प्रति कभी आस्था नहीं रही है। वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप सांसद संजय सिंह ने यूपी की योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में पिछले 3 सालों के दौरान 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की जान ली गई है। सिंह ने दावा किया है कि 20 ब्राह्मणों को तो फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया गया है। राष्ट्रीय राजधानी से सटे राज्यों में पराली जलाने के चलते दिल्ली एनसीआर की हवा और जहरीली हो गई है। पराली के धुएं के चलते हवा के प्रवाह में भी बाधा आ रही है। प्रदूषण की स्थिति में ज्यादातर इलाकों में धुंध छाई रही, जिससे कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रही। LAC पर जारी गतिरोध के बीच चीन अरुणाचल में भारतीय सीमा के पास सिचुआन तिब्बत रेल परियोजना का निर्माण शुरू करने जा रहा है। ये रेल प्रोजेक्ट सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चीनी रेलवे ने 2 सुरंग और 1 पुल के लिए बोली आमंत्रित की है। हाथरस मामले की आज हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। हालांकि बिटिया का परिवार और यहां के स्थानीय प्रशासन के अधिकारी इस तारीख में शामिल नहीं होंगे। तारीख प्रशासन स्तर के ही अधिकारी पहुंच सकते हैं। कोर्ट की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ 64 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि अभी तक 12 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। महामारी की चपेट में आए 3 करोड़ 35 लाख लोग ठीक हुए हैं। इस बीच इंग्लैंड और स्पेन में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 82 लाख के पार पहुंच चुका है, जबकि अभी तक वायरस की चपेट में आने से 1,22,607 लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 45,231 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 496 लोगों की जान चली गई है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता फरहान जुबैरी की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं। फरहान ने फ्रांस और ईसाइयों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। फरहान जुबैर की तलाश में यूपी पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है।
हरियाणा के सीएम खट्टर लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर सख्त हो गए हैं। सीएम खट्टर ने कहा है कि अब लव जिहाद के मामलों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इसके लिए सरकार कानून बनाने जा रही है। इस कानून के तहत ही लव जिहादियों पर शिकंजा कसा जाएगा। यूरोपीय देशों में कोरोना संकट के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। इसकी कीमत $37 प्रति बैरल हो गई है। इसके लिहाज से भारत में कच्चे तेल की कीमत करीब 17 रुपए होती है। वहीं यहाँ बोतलबंद पानी करीब 20 रुपए में मिलता है। बिहार चुनाव में सीवान में प्लूरल्स पार्टी के प्रत्याशी रामेश्वर सिंह पर केमिकल बाली इंक फेंककर हमला किया गया है। इससे उनकी आंख की कॉर्निया चली गई है। वहीं पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने प्रत्याशी पर हुए हमले को जंगल राज 2 बताया है। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की टैलेंट मैनेजर करिश्मा प्रकाश अचानक लापता हो गई हैं। एनसीबी ने करिश्मा से संपर्क न होने पर उनकी कंपनी को दूसरा नोटिस भेजा है। एनसीबी ने करिश्मा की मां को भी समन जारी किया है। बता दें कि छापेमारी में करिश्मा के घर से ड्रग्स बरामद हुआ था। पूर्वी फिलीपीन में भयानक तूफान आने से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इन लोगों को राजधानी समेत अन्य इलाकों में पहुंचाया गया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी बंद कर दिया गया है। बता दें कि तूफान 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया था। केंद्र ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 670 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराई है। ये आर्थिक मदद बैंकों को कोरोना संकट के बीच कृषि वित्त में दी गई है। बताया जा रहा है कि 43 ग्रामीण बैंक 1/3 घाटे में पहुंच गए हैं। इनमें ज्यादातर बैंकें पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्र की हैं। पुडुचेरी में 67वां मुक्ति दिवस मनाया गया। इस मौके पर सीएम नारायणसामी ने समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। साथ ही सीएम ने पुलिस की मार्च पास्ट की सलामी ली। बता दें कि 1 नवंबर 1954 में पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश से पुडुचेरी मुक्त हुआ था और इसका भारत में विलय हुआ था। गौतम बुद्ध नगर में इकोटेक 3 पुलिस ने आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 5 बुकी को गिरफ्तार किया है। एसीपी जोन 2 अंकुर अग्रवाल ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से सट्टे की पर्ची, 1 कार, 11 मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। बिहार चुनाव के दूसरे पेज की वोटिंग से पहले तेज प्रताप यादव को झटका लगा। आरजेडी यूथ समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष अमरीश राय ने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही तेज प्रताप पर बदसलूकी करने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2025 तक प्रदेश को टीबी से मुक्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम योगी ने 29 जिलों में विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड वितरण अभियान के पहले चरण का भी शुभारंभ किया। कांग्रेस ने जेडीयू भाजपा सरकार पर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार ने 15 साल के दौरान पूरे बिहार को कूड़े के ढेर पर बिठा दिया। यहाँ की हवा प्रदूषित हो चुकी है, पानी पीने लायक नहीं बचा है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है। उनकी सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से घटाकर फिर 60 वर्ष करने का फैसला किया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि कमलनाथ झूठी अफवाह फैला रहे हैं। आज से दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटों की ऑनलाइन बुकिंग दोबारा शुरू हो गई है, जिसे ग्राहकों के घर घर तक पहुंचाया जाएगा। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसकी जानकारी दी। दीपावली तक हर रोज 3000 बुकिंग का लक्ष्य रखा गया है। चुनाव आयोग ने बिहार के 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांगों को राहत दी है। इन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए उबर सेवा के जरिए परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी। इस सुविधा के लिए मतदाताओं को टोल फ्री नंबर पर 3 नवंबर को संपर्क करना होगा। तृणमूल कांग्रेस ने कोरोना को लेकर राज्यपाल की टिप्पणी की आलोचना की। ममता बनर्जी ने कहा कि जगदीप धनखड़ को सही स्थिति की जानकारी नहीं है। बता दें कि धनखड़ ने कहा था कि महामारी के पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी। यहाँ व्यवस्थाएं बेहद खराब हैं। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच फिर मतभेद उभर गया है। ऐसे में ओली ने पार्टी विभाजन का संकेत दिया है। ओली ने शनिवार को प्रचंड से मुलाकात की थी, जिसके बाद प्रचंड ने कहा था कि हम साथ नहीं चल सकते तो रास्ते बदल लेने चाहिए। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर प्रमुख 3 निगमों को बांटने का आरोप लगाया। पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार सियासी षड्यंत्र रचने में लगी है। उन्होंने कहा कि अव्यवस्थाओं से परेशान शहरों के मतदाता कांग्रेस सरकार के कुशासन को उखाड़ फेंकेंगे। कांग्रेस ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्याज और आलू की कीमतों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खाद्य वस्तुओं के दाम 10 साल में सबसे उच्चतम स्तर पर हैं। सरकार अनजान बनी हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मास्क लगा के परेशान हो गए हैं। उनसे आग्रह करता हूं कि मास्क लगाना जरूरी जारी रखें और इससे ऊबे नहीं। मंत्री ने कहा कि करीब 9 महीने हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में टीका उपलब्ध होगा। राजस्थान सरकार ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना के इस चुनौतीपूर्ण समय में जनता के जीवन की रक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है। इसलिए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है।
हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 300 से अधिक ग्राम पंचायतों में भारत नेट ब्रॉडबैंड सेवा का उद्घाटन किया। खट्टर ने इसके अलावा वाईफाई चौपाल की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस सेवा से शुरू होने से सीधे ग्रामीणों को फायदा मिलेगा। पंचायतों से जुड़े सारे कामकाज ऑनलाइन और पारदर्शी होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। शर्मा ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों का विरोध किया था, जिसको लेकर सिरफिरे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शर्मा का भी कमलेश तिवारी की तरह हश्र होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 199 करोड़ रुपए की मानसर कायाकल्प योजना का उद्घाटन किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। सिन्हा ने दावा किया है कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनेगा। इसके लिए प्रशासन एक विशेष राजनीतिक योजना बनाएगा। नारगोनो काराबाख को लेकर लड़ाई छठे दिन जारी है। आर्मेनिया और अजरबैजान ने नए हमलों के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। काराबाख के अधिकारियों ने अजरबैजान के सुरक्षा बलों पर हवाई हमले और मिसाइलें दागने का आरोप लगाया। आईपीएल के अपने आखिरी मुकाबले में चेन्नई ने पंजाब को 9 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 153 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 19वें ओवर में 1 विकेट खोकर मैच जीत लिया और पंजाब का प्ले ऑफ में पहुंचने का सपना तोड़ दिया। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में कोलकाता ने राजस्थान को 60 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 7 विकेट पर 191 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की टीम 9 विकेट पर 131 रन ही बना पाई। इस जीत के साथ कोलकाता ने प्लेऑफ में अपनी उम्मीदें कायम रखी। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच बेहद अहम मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, जबकि हारने वाली टीम पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगेगा। दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ले ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की पूरी टीम 206 रन पर ढेर हो गई। जवाब में पाकिस्तान ने 36वें ओवर में मुकाबला जीत लिया। पाकिस्तान के अंपायर अलीम डार ने वनडे अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज्यादा अंपायरिंग करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 52 वर्षीय अलीम डार ने अपने करियर के तौर पर 210वें मैच में अंपायरिंग की। दूसरे नंबर पर रूडी कटरजन है, जिन्होंने 209 मैचों में अंपायरिंग की है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।